सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के पूरे चैप्टर को पूरी तरह से खत्म करने के बाद दोबारा हम आपके लिए लेकर आए हैं इसी चैप्टर का वन शॉट वीडियो कि ताकि दोबारा से आप उन्हीं टर्म्स उन्हीं इवेंट्स को अच्छे से पढ़ सके और दोबारा समझ सके कि आखिर पूरे चैप्टर में बात क्या हुई, कैसे इवेंट्स होते हैं, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, गैमेट्स कैसे बनते हैं और बाकी चीज़ों को एकदम डिटेल में दोबारा से पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो हमेशा की तरह मैं कोमल त्रिवेदी वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल KIT सेंटर और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर को बिल्कुल ही डिटेल में और इन्हीं 1 घंटे के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करने वाले हैं फ्लावर की। फ्लावर जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पार्ट है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का। फ्लावरिंग प्लांट यानी जनरली हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स की। यही एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं और फ्लावर्स के जरिए ही इनका फर्टिलाइजेशन होता है और इन्हीं के जरिए नए गैमेट्स, नए फॉर्मेशंस, नई प्रोजनी और नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि फ्लावर्स का अट्रैक्टिव होना ज़रूरी है। अट्रैक्टिव क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव होंगे तभी जितने भी एजेंट्स हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और इन तक जितने भी पॉलन ग्रेन्स हो गए, जितने भी अदर गैमेट्स हो गए, उनको लेकर आएंगे। तो जो आपका फ्लावर है वो सिर्फ और सिर्फ एक फ्लावर एक पार्ट ही नहीं बल्कि एक ऐसा फैसिनेटिंग ऑर्गन है जो कि नेचर को भी अच्छा बनाता है, लोगों की फीलिंग्स को भी दिखाता है और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को करने में भी हेल्पफुल है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं मेजर 4 वॉल्स यानी 4 लेयर्स जो कि इस पूरे फ्लावर को बनाने में हेल्प करती हैं। पहले 2 वॉल यानी कैलिक्स और कोरोला, जिन्हें हम जनरली कह सकते हैं सेपल्स या फिर पेटल्स। सेपल्स यानी लीव्स, और ये जो सेपल्स होती हैं ये प्रोटेक्ट करती हैं फ्लावर बर्ड को। जबकि कोरोला की बात करें तो कोरोला यानी पेटल्स, जब पेटल्स का ग्रुप बनता है तो उसे हम कोरोला कहते हैं। पेटल्स का ग्रुप यूजुअली कलरफुल होता है, अट्रैक्टिव होता है कि ताकि पॉलिनेटर्स इसके पास आ सके और पॉलिनेशन अच्छे से हो सके। पॉलिनेशन काफ़ी काइंड की होती है, विंड पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन, एनिमल के थ्रू हो जाती है, इंसान के थ्रू हो जाती है और सो ऑन जरिए जो पॉलिनेशन है वो प्रोसीड होती है। फिर बात करते हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम की, जो नेक्स्ट आपके दोनों वर्ल्स हैं। एंड्रोशियम मेल पार्ट है जिसके अंदर मेल गैमेट बनेगा और ये पूरा का पूरा मेल पार्ट एंड्रोशियम के साथ साथ स्टेमन भी कहलाता है। स्टेमन को बनने के लिए जरूरत होती है एंथर और फिलामेंट की। एंथर जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बनेंगे और फिलामेंट वो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जो कि एंथर को जोड़कर रखता है फ्लावर के पूरे स्ट्रक्चर के साथ। गाइनोशियम फीमेल पार्ट है यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये मेड अप होता है कार्पल्स का। कार्पल्स से मिलकर पूरा का पूरा गाइनोशियम बना हुआ है। स्टेमन के अंदर क्या क्या चीजें? एंथर एंड फिलामेंट। और कार्पल या पिस्टल के अंदर चीजें पाई जाती हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा वो रिसीविंग सरफेस है जिसके ऊपर हम पॉलन ग्रेन्स के आने के बाद जो फ्लावर है वो उसे रिसीव करेगा और ये पॉलन ग्रेन्स स्टाइल के जरिए ओवरी तक पहुंचेंगे। ओवरी जो कि कंटेन करती है ओव्यूल्स को कि ताकि आगे चलकर जो चीजें बननी है, जो सीड बनना है, जो फीमेल गैमेटोफाइट के साथ फर्टिलाइजेशन होनी है वो इसी साइड पर होंगी। फिर जो फ्लावर्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल भी होते हैं और यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होंगे। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो या तो फिर उसके पास मेल पार्ट होगा या फिर सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट होगा। ऐसे ही फ्लावर्स के अंदर अगर बात करी जाए, बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकती है। लेकिन अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी जो फ्लावर है उसके अंदर आने वाले प्री फर्टिलाइजेशन से पहले क्या बनेगा? गैमेट्स बनेंगे। तो उन्हीं इवेंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले जब तक फर्टिलाइजेशन हो नहीं जाता 2 इवेंट्स होते हैं, एक तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स और दूसरा गैमेट ट्रांसफर। जब तक गैमेट्स बनेंगे नहीं तब तक गैमेट ट्रांसफर होंगे नहीं। गैमेट्स बनने के लिए सबसे पहले बनेगा मेल गैमेट, या कह सकते हो कि पहले हम बात करेंगे मेल गैमेट की, जो कि पॉलन ग्रेन्स के रूप में प्रोड्यूस होता है। और कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? ये एंथर के अंदर। एंथर के अंदर ही वो जगह यानी एंथर ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। किस तरह से बनेंगे इसके बारे में अभी आगे बात करते हैं। फिर फीमेल गैमेट्स जो कि ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ओव्यूल जो कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। फिर गैमेट ट्रांसफर कैसा होगा? अगर मेल गैमेट बन गया, ट्रांसफर किसका होना है? मेल गैमेट का। फीमेल गैमेट अपनी उसी जगह पर फिक्स्ड है, बट ट्रांसफर कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ मेल गैमेट। मेल गैमेट जो कि बाय विंड या फिर कह सकते हो इंसेक्ट या फिर किसी भी चीज के जरिए, किसी भी एजेंट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, जिसे हम बोल रहे हैं पॉलिनेशन। पॉलन मस्ट रीच द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। पॉलन को अगर फर्टिलाइजेशन करना है एग के साथ तो उसे कहाँ तक पहुंचना है? पहले स्टिग्मा तक। स्टिग्मा कैसा होना चाहिए? अगर तो स्टिग्मा स्टिकी है
ठीक है, तो पॉलन ग्रेन थोड़ा सा हैवी होना चाहिए, और पॉलन ग्रेन्स हैवी के साथ साथ पॉलन ग्रेन्स थोड़े से स्टिकी भी होने चाहिए अगर वो एनिमल्स के जरिए पॉलिनेट हो रहे हैं। लेकिन अगर लाइट वेटेड है, लाइट पॉलन ग्रेन्स है, तो वो विंड के जरिए इजीली स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा। लेकिन स्टिग्मा का जो सरफेस होता है वो स्टिकी होता है कि ताकि पॉलन ग्रेन्स के आने के बाद वो बिल्कुल एकदम से अटैच हो जाए स्टिग्मा के ऊपर, उस रिसीवर के ऊपर अटैच हो जाए। ठीक है, तो पॉलन क्या है, पहले कहाँ रीच करेगा, स्टिग्मा के पास, जो कि फ्लावर का हिस्सा है। दिस इज पॉलिनेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। लेकिन इससे पहले कि पॉलिनेशन हो, हमें पहले ये समझना है कि गैमेट्स आखिर बनते कैसे, गैमेट का फॉर्मेशन होता कैसे है। गैमेट के फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दो तरह की प्रोसेस है आपके पास, या फिर दो तरह के जेनेसिस हैं। एक तो आपके पास है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दूसरा है मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस स्टैंड करता है फॉर द मेल गैमेट फॉर्मेशन, और मेगास्पोरोजेनेसिस स्टैंड करता है फीमेल गैमेट फॉर्मेशन। माइक्रो इसीलिए मेल के लिए स्टैंड करता है क्योंकि जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के मुकाबले या कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं, जबकि फीमेल गैमेट क्या है, मेल गैमेट से बड़ा है। इसीलिए माइक्रो स्टैंड फॉर मेल गैमेट एंड मेगा स्टैंड्स फॉर फीमेल गैमेट। ठीक है, पहले बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर जिसे हम बोल रहे हैं मेल गैमेट फॉर्मेशन, ये एंथर के अंदर हो रहा है। एंथर के पास होते हैं 4 तरह के माइक्रोस्पोरेंजिया। एंथर को अगर आप कट करते हो, या जनरली अगर मैं एंथर की बात करूं तो एंथर एक बाइलोब स्ट्रक्चर है। बाइलोब स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि इधर देखिए, अगर मैं बात कर रही हूं एंथर की, तो एंथर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपके पास प्रेजेंट होते हैं 2 लोब्स, और इन दोनों लोब्स को कट करने पर आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और इन्हीं स्ट्रक्चर में कॉर्नर्स पर, हर एक कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं सर्कुलर पाउचेस, और इन्हीं सर्कुलर पाउचेस को बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजियम। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, इन्हीं के अंदर एक टिश्यू होती है, खास तरह की टिश्यू होती है जिसे हम बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू, जो कि राइज करती है आगे की बनने वाली पॉलन ग्रेन्स को। यानी इसी स्पोरोजेनस टिश्यू के जरिए बनते हैं आपके पॉलन ग्रेन्स। पहले बात करते हैं, क्या बोला मैंने कि जो एंथर है वो बाइलोब स्ट्रक्चर, यानी 2 लोब्स हैं, 2 हिस्से हैं, ठीक है, 2 चेंबर हैं। और उसके बाद इन्हीं को अगर हम कट सेक्शन के अंदर देखें तो हमें कुछ ऐसा व्यू दिखाई देगा जिसके अंदर हमें दिखते हैं हर एक कॉर्नर पर एक सर्कुलर पाउच, जिसे हमने बोला माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, अगर मैं इसको भी अच्छे से जूम इन करके देखूं तो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं 4 तरह के लेयर्स। ये 4 लेयर्स में से 3 लेयर तो हमेशा प्रोटेक्टिव फंक्शन करते हैं, मतलब बचाने का काम। लेकिन एक अकेली ऐसी लेयर है, सबसे इनर मोस्ट लेयर, जो कि न्यूट्रिशन और नरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। जो पॉलन ग्रेन अंदर डेवलप हो रहे हैं, या पॉलन ग्रेन से पहले बनने वाली जो मदर सेल्स हैं, उनको भी न्यूट्रिशन और नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम किसका है, चौथी लेयर का। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसके अंदर है क्या। ये हमने कहा कि इनके पास क्या प्रेजेंट है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, लेकिन चारों माइक्रोस्पोरेंजिया पे एक घुमी हुई राउंडेड कवरिंग प्रेजेंट है। इन कवरिंग्स को हम बोलते हैं थेका। तो अगर मैं बोलूं कि एंथर बाइलोब तो है, पर हर एक लोब डायथेकस है। मान लीजिए ये 2 लोब हो गए, एक लोब ये, एक लोब ये, तो इन दोनों ही लोब के अंदर पहला थेका ये, दूसरा थेका ये, तो एक लोब डायथेकस है पर पूरा एंथर बाइलोब है। 2 लोब डायथेकस, और यहाँ पे जो 4 माइक्रोस्पोरेंजियाज हैं, इनको हम एक छोटे नाम से भी बुलाते हैं, जिसे माइक्रोस्पोरेंजिएट या टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। अच्छा, अब ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा है, इसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, इन्हीं के अंदर हर एक सेल होती है, छोटी छोटी माइक्रोस्पोर्स होती हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। मदर सेल है तो ये इसका मतलब डिप्लॉइड कंटेंट है, 2 एम्प्लॉयड ही होगी। इनके पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो डबल फॉर्म में होंगे, जो कि आगे चलकर गैमेट्स में हाफ हाफ में बढ़ जाएंगे। जब यही माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस से गो थ्रू होती है, अंडरगो मियोसिस जाती है, तो उस टाइम पर यहाँ पे टेट्राड की फॉर्मेशन होती है। टेट्राड फॉर्मेशन का मतलब क्या है, हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। यानी अगर मैंने बोला मियोसिस हो रही है, तो जनरल बात क्या है कि एक सेल के अंदर मियोसिस हुई, मियोसिस का पहला भाग हुआ तो 2 सेल बनी। अब मियोसिस का दूसरा भाग होता तो कितनी सेल बनेंगी, 4 सेल बनेंगी, और इन्हीं 4 सेल को हमने क्या बोला, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड पहले शुरुआत में तो जुड़ी जुड़ी होती हैं, मतलब कि एक साथ बनी होती है, उसके बाद ही डिफरेंशिएट हो जाती है, अलग अलग में बढ़ जाती हैं। और जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, क्योंकि ये मेल गैमेट फॉर्मेशन है, तो यहाँ बल्क में माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, मतलब काफी हैवी अमाउंट में। लेकिन फीमेल की बात करें, अगर फीमेल गैमेटोफाइट की, तो वहां पर
चांसेस है कि या तो एक से कुछ ऊपर नीचे 2-3, बस, उससे ज्यादा नहीं। वो कंडीशन अलग होती है। फिलहाल वैसे तो एक ही फीमेल गैमेट बनता है, एक ही फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, लेकिन मेल्स में काफ़ी सारे गैमेट्स बनते हैं क्योंकि इनके पास न्यूट्रिशन और नरिशमेंट की कमी नहीं है, इनका साइज भी छोटा है और इनकी रिक्वायरमेंट भी कम है। फिर जो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बने हैं हैप्लॉइड कंटेंट के, ये हर एक माइक्रोस्पोर मैच्योर होते हैं इनटू पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के अंदर मैच्योर कैसे होंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड है, उनमें से आप एक एक सेल को देखो तो एक माइक्रोस्पोर के अंदर, इस एक माइक्रोस्पोर के अंदर डिवीजन होगी फिर से, और यहाँ पे जो डिवीजन होगी वो अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगी। ऊपर वाली सेल जिसके अंदर साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और जिसका साइटोप्लाज्म कम होगा उसे हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल के अंदर 2 मेल गैमेट्स का डेवलपमेंट होता है, न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, 2 मेल गैमेट में बन जाता है, और इसी को अगर तो सिर्फ 2 सेल बनी है तो इसे 2 सेल स्टेज बोलोगे, और अगर इसी के अंदर 2 मेल गैमेट्स और बन गए तो इस सेल को आप नाम देते हो 3 सेल स्टेज, यानी एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट सेल, जिसकी वजह से 3 सेल स्टेज बनता है। अगर वेजिटेटिव सेल और मेल गैमेट सेल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनरेटिव सेल है, तो आप कहते हो इसे 2 सेल स्टेज। ओके, नाउ पॉलन ग्रेन्स में से 2 सेल्स जनरेटिव सेल्स और वेजिटेटिव सेल्स बनी, फिर उसके बाद जो पॉलन ग्रेन वॉल है वो भी टफ हो जाती है, और ये टफ क्यों होती है? क्योंकि इसे अंदर के कंटेंट को बचा कर रखना है। इसकी जो टफ आउटर लेयर होती है उसे हम एक्साइन बोलते हैं और इनर लेयर को हम इंटाइन बोलते हैं, और ये जो आपकी टफ आउटर लेयर है ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन से। स्पोरोपोलिनिन एक रिजिड सरफेस का काम करती है कि ताकि बाहरी एनवायरनमेंट से सेल को बचाया जा सके। कहीं कहीं जगह पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होती है, उस जगह को हम बोलते हैं जर्म पोर। जर्म पोर वो रीजन्स होते हैं जहां से पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, ऐसी जगह है जहां से पॉलन ट्यूब बाहर की ओर निकलती है कि ताकि वो स्टाइल के अंदर जा सके और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके और अच्छे से बिल्कुल सटीक फर्टिलाइजेशन के लिए जिम्मेदार बने, मतलब रिस्पॉन्सिबल रहती है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन के बारे में सुन लिया। पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं, पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे होगा? पहले एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 हैप्लॉइड कंटेंट के माइक्रोस्पोर बनेंगे, उन माइक्रोस्पोर के अंदर मैच्योरेशन होगा, वो पॉलन ग्रेन बनेंगे। पॉलन ग्रेन बनते वक्त सबसे पहले क्या आती है? 2 सेल बनती है, एक तो वेजिटेटिव सेल, दूसरा जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का काम है स्टोर करना फूड को, जनरेटिव सेल का काम है यहाँ पर मेल गैमेट की फॉर्मेशन करना। अगर तो 2 सेल स्टेज में हुआ, वैसे ज़्यादातर क्या होता है कि जो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स हैं उनके अंदर 2 सेल स्टेज में ही शेड ऑफ हो जाते हैं पॉलन ग्रेन, लेकिन 40% ऑफ एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या होता है, ये जो नंबर है 2 सेल से बढ़कर 3 सेल में आ जाता है, यानी एक तो वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट सेल, ऐसे 40% में इनका शेड ऑफ होता है। इतना क्लियर? फिर पॉलन ग्रेन के ऊपर एक टफ लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं एक्साइन, इनर लेयर होती है इंटाइन। जो टफ लेयर एक्साइन है इसकी लेयरिंग जो बनी हुई है वो स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई है। जिस जगह पर स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट नहीं है उससे हम बोलते हैं जर्म पोर, और जर्म पोर इज द रीजन जहां से पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। इतना क्लियर? और एक और बात, ये जो स्पोरोपोलिनिन है ना, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के लिए क्या होती है? रेजिस्टेंट होती है कि ताकि बाहर की चीजें अंदर की तरफ ना आ सके। फिर दूसरा प्रोसेस होता है मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी फीमेल गैमेट फॉर्मेशन, और ये फीमेल गैमेट फॉर्मेशन के अंदर कहां पर होगा? ये ओव्यूल के अंदर होगा, जिसके अंदर एक सेल, यानी यहाँ पर भी अब किसकी बात हो रही है? मदर सेल की, मेगास्पोर मदर सेल की बात हो रही है। वो एक सेल सेल इनसाइड द न्यूक्लियस डिफरेंशिएट इनटू द मेगास्पोर मदर सेल। सेल के अंदर प्रेजेंट न्यू सेल्स अपने आप को डिफरेंशिएट करता है। डिफरेंशिएट कहने का मतलब क्या है? अपने आप को डिवीजन के काम से अलग कर कर एक पर्टिकुलर फंक्शन करना, एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक फंक्शन प्रोसीड करना हमारा डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो जो डिफरेंशिएट हो जाती है और किसमें बन जाती है? एमएमसी। यहाँ पर एमएमसी स्टैंड करता है मेगास्पोर मदर सेल के लिए। यहाँ पर भी मदर सेल है तो जाहिर सी बात है डीएनए कंटेंट कैसा होगा? डिप्लॉयड नेचर में होगा, और यही डिप्लॉयड नेचर का डीएनए कंटेंट आगे चलकर जब डिवाइड करता है अपने प्रोजेनी सेल्स में तो वहां बन जाता है हैप्लॉयड मेगास्पोर्स। ठीक है, फिर जैसे ही ये मियोसिस के जरिए गुजरते हैं या मियोसिस इनके अंदर होता है, यहाँ पर भी 4 मेगास्पोर्स बनते हैं एनेम्प्लॉयडी के, यानी हाफ नंबर ऑफ कंटेंट के। मियोसिस का काम क्या है? मियोसिस के अंदर 2 फेजेस आते हैं, M1 एंड M2। M1 फेज रिडक्शनल है, ये रिड्यूस करेगा, एक सेल से 2 सेल में बनाएगा तो, लेकिन डीएनए कंटेंट रिड्यूस कर देगा। लेकिन M2 फेज कैसा है? ये एज लाइक माइटोसिस है, यानी माइटोसिस की तरह वर्क करेगा। अगर डीएनए कंटेंट जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ सेल भी बढ़ती जाएंगी। ठीक है, डीएनए कंटेंट में फर्क नहीं आएगा, लेकिन
फर्क क्या था, मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की तरह चारों जो गैमेट्स हैं या कह सकते हो चारों जो मेगास्पोर्स हैं वो डेवलप नहीं होंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक मेगास्पोर ऐसा होगा जो यूजुअली फुली डेवलप होगा ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ न्यूट्रिशन और नरिशमेंट की कमी है। तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शनल होगा, बाकी के 3 डीजेनरेट हो जाएंगे। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये फॉर्म करता है एम्ब्रायोसेक, यानी फंक्शनल मेगास्पोर की जो फेट है वो क्या है, एम्ब्रायोसेक है या फिर फीमेल गैमेटोफाइट। इसी एम्ब्रायोसेक को हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। इसी एम्ब्रायोसेक के अंदर आगे फिर से डेवलपमेंट होती है और डेवलपमेंट यानी सेल की डेवलपमेंट हो रही है और इसी से बनते हैं आपके पास 3 एंटीपोडल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल। कैसे बनते हैं ये देख लेते हैं। ये एक फंक्शनल है मेगास्पोर। इसी मेगास्पोर के अंदर बनते हैं 3 एंटीपोडल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल। इन सिनर्जिड्स के पास प्रेजेंट होते हैं फिम्ब्रे। ये वो स्ट्रक्चर है या कह सकते हो वो पार्ट है जो कि पॉलन ट्यूब को रास्ता दिखाएगा कि आपको किस तरफ जाना है, आपकी डेस्टिनेशन किस तरफ है, ठीक है। तो ये काम करेगा पॉलन ट्यूब को एक तरह से कह सकते हो पॉलन ट्यूब को ये बताने में कि आपको किधर की तरफ जाना है। अब ये जो पॉलन ट्यूब वाला हिस्सा आया है हमेशा याद रखना है, जहां पर पॉलन ट्यूब अटैच होगी वो होती है आपकी माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड, और माइक्रोपाइलर एंड के बिल्कुल अपोजिट होती है चैलेजल एंड। यहां पर कितनी सेल्स बनी ध्यान से देखिए। इस टाइम पर इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, 3 एंटीपोडल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 सिनर्जिड और एक आपके पास एग सेल। ध्यान से देखना 3, 2, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे टोटल कितने सेल बने, 8 सेल्स, 8 सेल बने। लेकिन अब पूछा जाए कि न्यूक्लियस कितने हैं, कितने बने, न्यूक्लियस कितने हैं। 8 सेल नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होगी 7 सेल। दिखाते हैं, 3 एंटीपोडल, एक बीच की सेंट्रल सेल जो मेन सेल है, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड, इनको मिलाकर बनती है 7 सेल्स। लेकिन इन 7 सेल के अंदर होती है डिवीजन, जो न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है वो किस तरह से होगा, 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एंटीपोडल्स के पास में, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं सिनर्जिड के अंदर, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एग के पास और 2 पोलर न्यूक्लियस सेंट्रल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल मिलाकर कितने न्यूक्लियस हो गए, 8 न्यूक्लियस। और इसी वजह से इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं, फिर पॉलिनेशन पे याद करो। पॉलिनेशन क्या है, जनरली ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma is known as pollination। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है कि अगर जो pollen grain है वो एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा तो उसे आप क्या बोलते हो, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन होता कैसे है, कभी कभी ये ऑटोगैमी भी होगी, यानी देखो अगर पॉलिनेशन हो रही है तो पॉलिनेशन होने के बाद क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अगर तो ऑटोगैमी है तो सेम फ्लावर पे जाएगा, अगर गाइटनोगैमी है तो डिफरेंट फ्लावर पे जाएगा, लेकिन जो प्लांट होंगे वो सेम ही होगा। यानी अगर मैं बोलूं कि सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी की बात हो रही है तो यहाँ पर मैं बायसेक्सुअल फ्लावर की बात करूंगी कि ये इसका फीमेल हिस्सा और ये इसका मेल हिस्सा इसी पर आ गया, इसे हम बोल रहे हैं ऑटोगैमी, यहीं पर ट्रांसफर हो गया, दैट इज ऑटोगैमी। जब मैं गाइटनोगैमी की बात करूंगी तो भले ही प्लांट सेम है, लेकिन प्लांट सेम होने के बावजूद इनके जो फ्लावर्स हैं वो दूसरे हैं, ये डिफरेंट फ्लावर है बट सेम प्लांट में। यहाँ पर जो होगा उसे हम बोलते हैं गाइटनोगैमी। यहाँ पे भी पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है। फिर लास्ट एंड द लीस्ट आता है आपका जीनोगैमी। जीनोगैमी इज टोटली क्रॉस पॉलिनेशन, यानी स्पीशीज तो सेम है दोनों की लेकिन प्लांट अलग अलग है। ये रहा स्पीशीज सेम है लेकिन प्लांट, जैसे प्लांट 1 और प्लांट 2, यहाँ पे आप कह सकते हो फ्लावर 1 से कहाँ गया था, फ्लावर 2 पे। यहाँ प्लांट 1 से किस पे जा रहा है, प्लांट 2 पे, प्लांट 1 से प्लांट 2 पे, और इसको आपने बोला क्रॉस पॉलिनेशन। स्पीशीज सेम है, स्पीशीज में कोई फर्क नहीं आएगा, क्रॉस पॉलिनेशन को हम नाम देते हैं जीनोगैमी। इतना क्लियर। अब एजेंट्स की बात करते हैं। काफी एजेंट्स हैं जो कि पॉलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर करते हैं। जैसे पहला आपका विंड पॉलिनेशन जिसे हम बोलते हैं एनीमोफिली, दूसरा आपका वाटर पॉलिनेशन जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफिली,
तीसरा है इंसेक्ट के लिए जिसे हम बोलते हैं एंटोमोफिली, और चौथा है आपका बर्ड पॉलिनेशन जिसे हम बोलते हैं ऑरेंटोफिली। ठीक है, और ये जो ऑरेंटोफिली है ये बर्ड्स के जरिए हो रहा है। बर्ड्स जब अपने फूड की तलाश में किसी भी प्लांट पर जाके किसी फ्लावर के पास फूड्स को पिकअप करती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, इनके शरीर पर, इनके पैरों पर पॉलन ग्रेन्स लग जाते हैं, और वही पॉलन ग्रेन्स जब ये दूसरी जगह जाती हैं तो इनके शरीर से गिरकर दूसरे फ्लावर्स पर जाता है, और तब जाकर होती है इनका पॉलिनेशन, और इसी के जरिए होता है नेक्स्ट आगे चलकर फर्टिलाइजेशन, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो या फिर इस इमेज में देख सकते हो। फिर होती है अडेप्टेशन। आखिर किस तरह से अडेप्टेशन दिखाई देगी किसी भी प्लांट के अंदर पॉलिनेशन के वक्त? अगर तो स्टिकी पॉलन है, अगर चिपचिपा पॉलन है, तो वो इंसेक्ट के जरिए होगा। चिपचिपा पॉलन की जो पॉलन ग्रेन्स है उसका जो नेचर है वो थोड़ा सा स्टिकी टाइप का है, तो वो इंसेक्ट के शरीर पे चिपक जाएगा, और इंसेक्ट के शरीर पे चिपकने के साथ साथ में इंसेक्ट के जरिए वो दूसरे फ्लावर तक पहुंचेगा। लेकिन अगर तो पॉलन ग्रेन लाइट पॉलन है, बहुत हल्का पॉलन है, तो वो विंड के जरिए इजीली ही अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा, अपने रिस्पेक्टिव फ्लावर या रिस्पेक्टिव स्पीशीज प्लांट तक पहुंच जाएगा, और वहां पर फिर इनका होगा आपका आगे चलकर फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के अंदर ही बात करना है डबल फर्टिलाइजेशन की। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, ध्यान से सुनना। मैंने बोला पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन होना है, ये रहा आपका पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के पास क्या प्रेजेंट थी, टफ लेयरिंग प्रेजेंट थी, जिसको हमने क्या बोला, स्पोरोपोलिनेन। अभी मैंने बोला कि एक ऐसी जगह होती है जहां पर पॉलन ग्रेन प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसे हम बोलते हैं जर्म पोर। ये है वो जगह, ठीक है। इसके अंदर ये जनरेटिव सेल का हिस्सा, यहाँ पे 2 मेल गैमेट, ये वेजिटेटिव सेल जो कि स्टोर करती है फूड, और ये ऊपर क्या है, इंटाइन, और ये एक्साइन। एक्साइन किससे मिलकर बना हुआ है, स्पोरोपोलिनेन से, स्पोरोपोलिनेन। क्लियर? अब ठीक है, ये है माइक्रोपाइलर एंड। सपोज इसे मान लो ये है स्टिग्मा, ये है स्टिग्मा। इस स्टिग्मा के जरिए रीच करना है, मैंने ऐसे ही बनाया है इसको समझने के लिए, या ऐसे समझा देते हैं कि ये जो पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन के जर्म पोर रीजन से, जहां पर स्पोरोपोलिनेन एब्सेंट है, इस जर्म पोर रीजन से पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन स्टार्ट होती है, और ये पॉलन ट्यूब कहां तक जाती है, स्टाइल के जरिए होते हुए ये पहुंचती है फिम्ब्रे तक। फिम्ब्रे नहीं, सॉरी, फिलीफॉर्म अपैरेटस तक। फिम्ब्रे ह्यूमंस में होता है और फिलीफॉर्म अपैरेटस प्लांट्स में होता है। ये पहुंच गए फिलीफॉर्म अपैरेटस तक। फिलीफॉर्म अपैरेटस पे जुड़े होते हैं सिनर्जिड्स, और फिलीफॉर्म अपैरेटस इस पॉलन ट्यूब को रास्ता गाइड करता है, और ये कौन से एंड पर है, माइक्रोपाइलर एंड पर, माइक्रोपाइलर एंड पर। सिनर्जिड्स के जरिए होते हुए ये एग के पास पहुंचेगा, और जैसे ही ये अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा, अपने दोनों ही मेल गैमेट्स को, कभी भी पॉलन ग्रेन नहीं जाता। ये जो पॉलन ग्रेन के अंदर से पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन हुई है, इस पॉलन ट्यूब के अंदर हमेशा ये मेल गैमेट जाते हैं जो कि ट्रैवल करेंगे अपने डेस्टिनेशन तक, और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर, क्योंकि मेल गैमेट 2 हैं, तो दोनों का डिवीजन भी अलग अलग तरीके से हो रहा है। इनमें से एक मेल गैमेट जाएगा और फर्टिलाइज होगा एग सेल के साथ, और यहां चलकर इनके अंदर होती है फर्टिलाइजेशन। अब बचा दूसरा पॉलन ग्रेन, तो दूसरा पॉलन ग्रेन सेंट्रल सेल के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस पे, पोलर न्यूक्लियाई पे, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज होगा, और फर्टिलाइज होकर यहाँ पर, क्योंकि 3 न्यूक्लियस हो गए, 2 पोलर न्यूक्लियाई, एनप्लॉइडी, और तीसरा ये एनप्लॉइडी, तो यहाँ पर 3N स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बोलते हैं एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, और यहाँ पे 2N का स्ट्रक्चर बनेगा, और
ये आगे चलकर डेवलप होता जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट थे? 3 एंटीपोडल्स। डबल फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ? डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन हो तो उसे आप कहते हो डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी का मतलब क्या होता है? सिंक का मतलब क्या होता है? जब दो चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, एकदम से अच्छे से जुड़ जाएं। तो एग सेल और आपका मेल गैमेट, प्लांट्स का मेल गैमेट 1 जब फर्टिलाइज हो जाएंगे, साथ में फ्यूज हो जाएंगे, तो यहां पर सिनगैमी होती है और सिनगैमी के अंदर ये बनाते हैं 2n प्लॉइडी का स्ट्रक्चर। जबकि ऊपर पोलर न्यूक्लियाई के साथ दूसरा मेल गैमेट 3 न्यूक्लियस जब एक साथ फ्यूज होंगे तो यहां पर ट्रिपल फ्यूजन होगा और 3n प्लॉइडी का स्ट्रक्चर बनेगा, जिसे हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म को पहले नाम दिया जाता है पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और यहां पर जो हुआ उसे हमने क्या बोला? ट्रिपल फ्यूजन। तो जब ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी दोनों साथ में होगी तो इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे 2 फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो रही है। इसी वजह से इस इवेंट को नाम दिया गया है डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट। इतना क्लियर? डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, एक तो सिनगैमी, दूसरा क्या है आपका 3n प्लॉइडी के साथ बनने वाला ट्रिपल फ्यूजन। अब फर्टिलाइजेशन तो हो गया, फर्टिलाइजेशन के होने के बाद इसके इवेंट्स क्या क्या हैं? फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट एम्ब्रायो में चेंज होता है, यानी जाइगोट का फेट है एम्ब्रायो। जैसे मैंने बोला, एग सेल और मेल गैमेट जब आपस में फ्यूज हुए तो फ्यूज होने के बाद ये एग सेल है, ये मेल गैमेट है, और जब ये आपस में फ्यूज हुए तो फ्यूज होकर क्या बने? जाइगोट, जिसकी प्लॉइडी क्या थी? 2n। ये जाइगोट किस में चेंज होगा? इनटू एम्ब्रायो। तो जाइगोट का फेट क्या था? एम्ब्रायो। फिर ओव्यूल का फेट क्या था? ओव्यूल आगे चलकर बन जाएगा सीड। ओव्यूल किस में चेंज होगा आगे चलकर? सीड में। लेकिन जो ओवरी थी वो ओवरी पक जाएगी, राइपन हो जाएगी और बन जाएगी फ्रूट। एक्चुअल में जो फ्रूट्स आप खाते हो, फ्रूट्स आर द एक्चुअली राइपेंड ओवरी, पकी हुई, एकदम अच्छे से पकी हुई ओवरी को हम बोलते हैं फ्रूट्स। ठीक है, तो ओवरी का फेट हो गया आपका फ्रूट। फिर जो इंटेग्यूमेंट्स थे, अब इंटेग्यूमेंट्स क्या है इसके लिए हमें ओवरी जानना पड़ेगा, किस तरह से बनता है वो जानना पड़ेगा। अभी इतना सुन लेते हैं कि इंटेग्यूमेंट का फेट क्या है? सीड कोट। इंटेग्यूमेंट से सीड कोट बना। डाइकॉट और मोनोकॉट क्या है? जनरल बात है, डाइकॉट का मतलब क्या है? जब किसी सीड के अंदर 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट हो तो उसे डाइकॉट सीड बोलते हो। जब किसी सीड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉटिलिडन प्रेजेंट हो तो उसे आप क्या बोलोगे? मोनोकॉट। अगर मैं डाइकॉट और मोनोकॉट का एग्जांपल ले लूं तो डाइकॉट में आपके पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है पी नहीं, चिकपी। चिकपी या फिर ग्राम, चना। मोनोकॉट के एग्जांपल वैसे तो ग्रास भी है, मेज भी है, मक्का। ठीक है, फिर एंडोस्पर्म का फेट क्या है? ये जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म फूड रिच टिश्यूज होती हैं जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं एम्ब्रायो को। यानी ये जो एंडोस्पर्म है, बनने का काम क्या है? एंडोस्पर्म बनेगा तभी तो डेवलपिंग एम्ब्रायो को नरिशमेंट और न्यूट्रिशन मिलेगी। फिर जो सीड है, सीड के पास एक्चुअल में होती क्या क्या चीजें? सीड के पास होता है एम्ब्रायो, एंडोस्पर्म और सीड कोट। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिली होती हैं तो हम कहते हैं कि अब क्या बना हुआ है? सीड बना हुआ है। यानी एम्ब्रायो के साथ में एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के साथ में ऊपर कवरिंग प्रेजेंट है सीड कोट, तो उन सबको मिलाकर बनता है सीड। क्या बनता है? सीड। अब पहले समझते हैं कि आखिर ओवरी में अंदर ये कॉटिलिडन्स और ये इंटेग्यूमेंट्स क्या है। अब हम एक एनाट्रोपस ओव्यूल देखते हैं। एनाट्रोपस ओव्यूल कहने का मतलब क्या है? उल्टी तरीके से देखेंगे तो एनाट्रोपस समझ में आएगा। ये है एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर। जिस जगह पर इंटेग्यूमेंट्स और अपर पोर्शन जुड़ा हुआ है, इस रीजन को हम बोलते हैं हाइलम। जो 2 फोल्डिंग्स दिखाई दे रही है, इन दोनों फोल्डिंग्स को हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स
इंटेग्यूमेंट के अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, जहां पर कोई कवरिंग नहीं है, इस सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूसेलस, ठीक है। और अंदर की तरफ हमारा प्रेजेंट होता है एम्ब्रायोसेक, एम्ब्रायोसेक। यही इंटेगुमेंट आगे चलकर कॉटिलिडन में चेंज होते हैं, कॉटिलिडन्स में चेंज होते हैं। जहां पर न्यूसेलस के ऊपर जो टिप खाली है उस रीजन को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल या माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट क्या प्रेजेंट होता है? चैलेजल एंड, चैलेजल एंड। इतना क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। ये किसका स्ट्रक्चर था? ये था एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं, अब सीड और फ्रूट की बात करते हैं। सीड के पास होती है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जिसे हम बोलते हैं जनरली सीड कोट। कोई भी कवरिंग किसी भी चीज के ऊपर प्रेजेंट होगी तो आपको क्या फंक्शन होगा? उसका प्रोटेक्शन का फंक्शन होगा। तो जो सीड कोट है उसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्ट करेगी। फिर जब बेबी प्लांट्स होते हैं, एम्ब्रायो होते हैं, छोटे होते हैं, उनको हमने क्या बोला? एम्ब्रायो। फूड रिजर्व करने का काम किसका है? एंडोस्पर्म का। यानी एंडोस्पर्म ही वो चीज है जो कि रिजर्व फूड है। नॉर्मली आप क्या कह सकते हो? एंडोस्पर्म ही क्या है? रिजर्व फूड है। फिर टाइप बताते हो। अब ये जो एंडोस्पर्म है ये दो टाइप के होते हैं, एक एल्ब्यूमिनस और एक नॉन एल्ब्यूमिनस। अगर तो सीड आपका एल्ब्यूमिनस है तो एल्ब्यूमिनस सीड के अंदर एंडोस्पर्म बच जाता है, पानी हल्का सा बच जाता है, मतलब ये जो एंडोस्पर्म है लिक्विड स्ट्रक्चर बच जाता है, ठीक है, वाटर। लेकिन नॉन एल्ब्यूमिनस प्लांट्स के अंदर पूरा का पूरा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के टाइम पर अच्छी तरह से कंप्लीटली यूज्ड हो जाता है और इसके अंदर जरा से भी आप कह सकते हो मॉइस्चर मटेरियल्स नहीं बचते हैं, पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे कि आपका पी और ग्राउंड नट्स, इनके अंदर वाटर कंटेंट बचता ही नहीं है, ये एल्ब्यूमिन होता है वो पूरी तरह से बचता ही नहीं है, यूज्ड हो जाता है। फिर बात करते हैं फ्रूट की। फ्रूट के बाद जब ओवरी फर्टिलाइज हो जाती है, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी ही फ्रूट बनती है। और ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट नाम की दो चीजें हैं। ट्रू फ्रूट क्या है और फॉल्स फ्रूट क्या है? अगर तो जो आपका फ्रूट है, ठीक है, उसके अंदर क्या है? सिर्फ और सिर्फ ओवरी इन्वॉल्व है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद सिर्फ और सिर्फ ओवरी है, ओवरी से आगे चल के जो फ्रूट बन रहा है वो आपका ट्रू फ्रूट होगा। लेकिन ओवरी के साथ साथ में जो अदर फ्लोरल पार्ट्स होंगे उनकी वजह से भी बनने वाला फ्रूट, आपका जो फ्रूट होगा वो ट्रू फ्रूट नहीं कहलाएगा। अगर सिर्फ ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है दैट इज ट्रू फ्रूट। अगर ओवरी के साथ अदर फ्लोरल पार्ट जैसे कि थैलेमस हो गया या और भी अलग अलग पार्ट्स हो गए, ठीक है, जिनके पास 2n प्लॉइडी के स्ट्रक्चर होते हैं या जिनके पास कंटेंट 2n होता है और वो अपने आप को मैच्योरेट कर लें या कह सकते हो कि डेवलप कर लें, अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लें, ज़्यादा अच्छे से डिवाइड कर ले, मैच्योर कर ले और अपने आप को फ्रूट में कन्वर्ट कर ले, तो वो फॉल्स फ्रूट होते हैं। फॉल्स फ्रूट का एक एग्जांपल क्या है? एप्पल। फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल क्या है? एप्पल, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रायोनी की। एपोमिक्सिस एक ऐसा प्रोसेस है या फिर कह सकते हैं एक ऐसा इवेंट है जो मिमिक्री कर रहा है। एपोमिक्सिस का जनरल नाम क्या है? कि ये मिमिक्री कर रहा है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के। जब सीड फॉर्मेशन होगा तो इसे हम बोलते हैं एपोमिक्सिस, ठीक है। मतलब ये फर्टिलाइजेशन की तरह मिमिक तो करता है पर होता नहीं है, ठीक है। इसके अंदर किसी भी तरह के गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, कोई भी गैमेट फॉर्मेशन या गैमेट फ्यूजन नहीं हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ग्रासेस में दिखाई देगा जैसे कि हिरासम, ठीक है, तो इसके अंदर आपको एपोमिक्सिस दिखाई दे जाएगा। ये यूजफुल होता है जब हाइब्रिड सीड फॉर प्रोडक्शन करनी हो तब, जैसे कि अगर मान लो किसी जेनेटिक ट्रेट को बचाना है, ठीक है, हाइब्रिड सीड्स बननी है लेकिन किसी जेनेटिक ट्रेट्स को बचाना है तो ये उस टाइम पर यूजफुल है, ठीक है। फिर पॉलीएम्ब्रायोनी क्या है? पॉलीएम्ब्रायोनी का मतलब होता है जब एक से ज्यादा एम्ब्रायो प्रेजेंट हो। कितने से ज्यादा? एक से ज्यादा, मोर देन वन एम्ब्रायो इन अ सीड। एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रायो प्रेजेंट होंगे, उसे आप पॉलीएम्ब्रायोनी बोलोगे। ये नेचुरली होता है। इसको अगर देखना चाहते हो तो सिट्रस फ्रूट, नींबू के अंदर देख लो, जिसके अंदर ज्यादा सीड्स प्रेजेंट होती हैं, उन सभी एग्जाम्पल को आप पॉलीएम्ब्रायोनी के अंदर रख सकते हो जिनके पास ज्यादा सीड्स हैं, ठीक है। इतना क्लियर? सो ये थे पूरे चैप्टर का ओवरऑल व्यू। इस चैप्टर के अंदर हमने सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, अगर इनके बारे में डिटेल में एकदम अच्छे से पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, अदरवाइज टाइम बचाना है तो प्लेलिस्ट में जाओ, पूरा का पूरा चैप्टर पूरी की पूरी वीडियो के साथ डिटेल फॉर्मेशन किस तरह से बनता है सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा।
अगर तब भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपके कमेंट को जरूर पढ़ेंगे और आपके डाउट को जरूर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। Fearless.